नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे विजय रथ 2025 को और इसमें हम लोगों ने 2024 के ईवाई सेट में 4 के सारे सवाल कर लिए थे। अब हम इसमें 5वें का पहला सवाल शुरू करेंगे। तो ये जो 5वें का पहला सवाल है का ये अब 5वें से जितने शुरू होंगे लगभग 5वां, छठा ये क्या होंगे 5-5 नंबर के होंगे। फिर उसके बाद जो 7वां, 8वां और 9वां होंगे वो 8-8 नंबर के होंगे, ठीक? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वक्र वक्र x स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, ये कह रहा है कि वक्र समीकरण दिया गया है और उसका इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, यहां पे लिख लेते हैं हल। देखो, इस तरीके के सवालों में जब भी तुम्हें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले अगर y बराबर दिया हुआ है तो y बराबर लिख लेंगे। ठीक, अगर y बराबर नहीं दिया है तो उसको y बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे y बराबर दिया हुआ नहीं है तो इसको हम y बराबर सबसे पहले निकालेंगे। ठीक, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। देखो, इस पूरे टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 25। ठीक, देखो एक चीज हम और कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको y अपान 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इधर हम क्या कर सकते हैं, इधर एलसीएम ले सकते हैं। तो 25 एक करना 25 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे 25। ठीक, अब देखो, अब इसके बाद इसको भी हम जो 25 लिखे हैं इसको भी क्या कहते हैं, स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो y बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट। और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे 5 का स्क्वायर। ठीक, ये बटे में 5 का स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर भी ले सकते हैं। और इधर y बटे 3 है, इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये बाहर आएगा तो बटे 5 हो जाएगा। अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया y बराबर एक समीकरण बन गया। ठीक, अब एक चीज और इसमें भी ध्यान देना, अभी y बराबर हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक, तो सबसे पहले इसका थोड़ा चित्र भी देख लेते हैं वक्र का। ठीक, ये वक्र है हमारा, ये वक्र है और इसकी तुलना हम क्या करते हैं, इससे कर लेते हैं। दीर्घवृत्त से एक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। अगर हम इससे तुलना करेंगे, अगर इससे हम तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना निकलेगा 5 निकलेगा और बी बराबर कितना निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक, ए स्क्वायर बराबर 25 है, ए स्क्वायर बराबर 25 है तो ए बराबर कितना होगा 5 होगा और बी स्क्वायर बराबर 9 है, बी स्क्वायर बराबर 9 है तो बी बराबर कितना निकलेगा 3 निकलेगा। ठीक, अब देखिए ए बराबर 5 है तो यहाँ पे एक इसका निर्देशांक होता है, इस समीकरण का निर्देशांक होता है a कामा 0। तो a के स्थान पे कितना है तो 5 लिखेंगे हम लोग 5। ठीक, यहाँ पे 5 लिख लेंगे और यहाँ पे होता है b कामा नहीं 0 कामा b, 0 कामा b और b कितना है हमारा 3 है तो 3 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, ये इतना यहाँ पे करना होगा और यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र बना देते हैं। अगर हम इसी को इंटीग्रेट करेंगे तब हमें निकल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा इस भाग का क्षेत्रफल। इसका नाम भी दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए बी, ए डैश बी डैश। ठीक, ये है इसका चित्र। तो हमारा क्या निकला है, ए बराबर क्या निकला है, निर्देशांक ए की पॉइंट कितना निकला है 5 कामा 0 और बी का कितना निकला है 0 कामा 3। इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। जब भी हम देखेंगे इस तरीके के सवालों में, अगर हमें x 0 से x अक्ष पे चली गई दूरी अगर हमको पता है तो वही क्या लेते हैं हम लोग, लिमिट लेते हैं। लिमिट किसकी लेते हैं ये भी ध्यान दे दें।
इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? अभीष्ट घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? देखो इस भाग में देखो ये एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये और एक भाग ये, कितने भाग हो गए? 4। तो 4 से हम गुणा कर देंगे और एक सिंगल भाग में इंटीग्रेशन 0 से a y dx। अब इसी में हमको लाके मान पुट करना है। a की वैल्यू पता ही है हमें, a की वैल्यू कितनी निकली है? 5, 0 से 5 और 0 यहाँ पे है ही। और y का मान पुट कर देंगे, यहाँ पे देखिए y का मान पुट करेंगे 4 गुणे 0 से कितना हो जाएगा? 5 और y का वैल्यू कितना है? 3/5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और dx। अब एक चीज यहाँ पे और आके फंसता है। अब इसका हमको क्या करना है? इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अंडर रूट समाकलन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला समाकलन में आता है। इसका समाकलन फार्मूला याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, इसका फार्मूला भी देख लेते हैं हम लोग। इसका फार्मूला क्या होगा? x बटा a होता है। x बटा क्या होता है? x बटा a नहीं 2 होगा। x बटा 2 अंडर रूट यही जो कुछ है वही लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स x बटा a। ये होता है इसका फार्मूला। अगर ये फार्मूला अगर याद है आपको तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। ये सवाल ही याद कर, ये फार्मूला ही हमको याद करना है और इसी फार्मूले में हम लाके रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? x की वैल्यू x ही है, a की वैल्यू है केवल 5 और क्या कहते हैं x स्क्वायर, तो वही है x स्क्वायर ही है। चलिए रखते हैं यहाँ पे, 4 को बाहर कर लेंगे, जहां पे x है वहां पे x रखेंगे और जहां पे a है वहां पे 5 रखेंगे। अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस a की वैल्यू कितनी है? 25 है, a स्क्वायर की वैल्यू 25 है और फिर 2 फिर साइन इनवर्स x बटे 5। ठीक, साइन इनवर्स x बटे 5 और लिमिट कितना है? 0 से 5। अब हम लोग लिमिट रखेंगे इसमें। लिमिट का मतलब है पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। सबसे पहले 5 रखेंगे, जहां जहां x है वहां पे 5 रखेंगे, फिर माइनस करके रखेंगे। देखिए 4 का मल्टीप्लाई इसमें पहले 5 रखते हैं, तो 5 बटा 2 अंडर रूट। और एक चीज यहाँ पे और एक चीज ध्यान देंगे, ये जो 3/5 है इसको भी हम लोग बाहर कर लेंगे। यहाँ पे कहीं लिखे नहीं है नीचे, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 गुणे 3/5 और यहाँ पे भी लिख लेते हैं 4 गुणे 3/5। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर रखते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 25 बटे 2 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5/5 तो 1 हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इसके एक ब्रैकेट और लगा देते हैं। ठीक, ये मंझला ब्रैकेट माइनस लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे? x के स्थान पे 0 रखेंगे। x के स्थान पे 0 रखेंगे तो इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि x बटा 0 0 और पूरे में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, ये तो हमारा 0 हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे भी देखेंगे 0 रखेंगे और 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 बचेगा। ठीक, तो लिख लेते हैं प्लस 25/2 साइन इनवर्स 0 पूरे ब्रैकेट बंद। अब देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा बटा 5। यहाँ पे देखिए ये भी 0 हो गया पूरा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0 प्लस 25/2 और यहाँ पे साइन इनवर्स
एक साइन इनवर्स एक किसमें साइन का मान होता है 90 का, तो साइन 90 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब पाई बाई टू और यहाँ पे माइनस जीरो, और साइन जीरो साइन इनवर्स जीरो का मान जीरो भी होता है, ठीक, तो -0, ये पूरा जीरो हो गया। बचा कितना, ये बचा है, इसको ऊपर देख लेते हैं, तो 12 गुणे 5 गुणे 25/2 और गुणे पाई/2, ठीक, तो ये हो गया 2 दूना 3, 6 दूना 12, 6 हो गया यहाँ पे, ठीक, ये हो गया 3 दूना 6 और ये 5 पचा 25, तो 3 गुणे 5 गुणे पाई मतलब 15 पाई वर्ग इकाई, इसका आंसर कितना आएगा 15 पाई वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल है, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट घिरे इसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल का क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो कितना आएगा हमारा टोटल 15 पाई वर्ग इकाई, ये था हमारा पांचवे का, ठीक। लेकिन ये चीज याद रखना, इसकी लिमिट निकालना जरूरी है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही है कि ये इसका लिमिट पता होना चाहिए। आप y बराबर तो किसी तरीके से पक्षांतर करके निकाल लेंगे, लेकिन लिमिट कैसे पता करेंगे, तो लिमिट पता करने के लिए ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा, परिवलय याद रखना पड़ेगा, वृत्त का समीकरण याद रखना पड़ेगा, तब याद रहेगा तभी आप पता कर सकते हैं कि इसके बीच की दूरी। कोई बात नहीं, जानते हो ज्यादातर इसी तरीके का सवाल आता है, इसी फार्मूले पे पेपर में, ये बात याद रखना कि ज्यादातर यही वाला फार्मूला आता है, और इसको याद कर लीजिए, बाकी और किसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। यही वाला फार्मूला अगर याद हो जाएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। इसको याद रखने में क्या है, सबसे पहले क्या करना है, देखिए इसको याद करने का हम ट्रिक भी बता देते हैं। सबसे पहले जो ये दिया हुआ है ब्रैकेट में उसको लिख लीजिए, और उसमें क्या करिए x/2 का गुणा कर दीजिए, ठीक। फिर याद करिए साइन इनवर्स x का फार्मूला भी होता है, क्या होता है 1/√√, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका भी फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a का, तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक। तो उसी से हम इसको उसके बाद साइन इनवर्स x/a और a स्क्वायर बटे 2 कर देंगे, बस। देखो दोनों में भी 1/2 तो दोनों में है, इसके बटे 2 है, इसके भी बटे 2 है, ठीक। तो इसको याद करने के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, अब 12th में आ गए हैं, अगर ये भी नहीं याद होता है तो फिर 12th में आना बेकार है। और इसके बाद फिर अगला सवाल चलते हैं, ठीक। पांचवे का खा नंबर देखते हैं, ठीक। ये क्या कहता है, इसको भी देखेंगे, बहुत मजेदार सवाल है ये। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल योगफल 6 है, इनके योगफल 6 है तथा उनके घनों का योगफल न्यूनतम है, तथा उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। देखने में आसान है, बहुत आसान है, छोटा सा सवाल है और बहुत बड़ा भी नहीं है, देखते देखते सॉल्व हो जाएगा, देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है तथा उनके घनों का योगफल न्यूनतम है, मतलब सबसे न्यूनतम होगा उनके घनों का योगफल, ठीक। आइए देखते हैं इसको। माना संख्या बराबर यक्स, माना संख्या बराबर यक्स, या एक संख्या पहली संख्या ले लेते हैं, ठीक। यहां पे लिख लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई, दूसरी संख्या क्या होगी, ये क्या कहा है, इसको भी थोड़ा ध्यान दे, जिनका योगफल कितना है 6 है। ऐसी कोई संख्या है जो इनका योगफल करे 6 आ जाए, देखिए -x + x -x + का 6,
बराबर कितना आएगा 6 आएगा। भाई ये एक संख्या हो गई, चलो इसको ले लेते हैं, इसको उल्टा करके। बात वही है, दोनों जो ये लिखे हैं ऊपर x प्लस 6 माइनस एक्स बराबर कितना होगा 6। ये माइनस का है, ये प्लस का, ये पहली संख्या हो गई, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। इसका इसका योग करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब यही चीज यहाँ पे कहा है कि जिनका योगफल कितना है 6 है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या कौन सी होगी 6 माइनस का x। ठीक, ये इतना समझ में आ गया। ठीक, दोनों, ये भी माना कर लेते हैं, माना दोनों संख्याओं के घनों का योग यस है। ये मान लिया मैंने यस है। ठीक, जब यस है तो क्या होगा एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, अब एस मान लिया है तो एस बराबर क्या हो जाएगा, इनका योग पहली संख्या का योग, नहीं पहली संख्या के घन और दूसरी संख्या के घन का जोड़ हो जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और दूसरी संख्या कौन सी है 6 माइनस एक्स का क्यूब, और यही हमने माना है कि ये घनों का योग है। ठीक, यहाँ पे घनों का योग है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसको क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डी किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। ठीक, तो करते हैं एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी एस बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 आगे आ जाएगा इधर भी तो, और माइनस 6 माइनस एक्स की पावर 2 हो जाएगा। ये घात का हो गया, फिर इसके अंदर का करेंगे, इसके अंदर का 6 का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का क्या होगा -1, तो गुणे -1। ठीक, ये क्या हो गया, इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं। अब एक बार इसको डिफरेंशिएट और करेंगे हम, इसको एक बार डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x। ठीक, और फिर यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, यहाँ पर भी हो जाएगा 6, और यहाँ पे 6 माइनस एक्स तो रहेगा ही। ठीक, और यहाँ पे फिर से हम जब इसके अंदर करेंगे, दो में से एक कम हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे जब देखेंगे 6 का 0 हो जाएगा और फिर इसका -1 हो जाएगा, और -1 यहाँ पर भी है, -1 और आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। ये समीकरण कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है ये डी एस और डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 6x प्लस का 36 और माइनस का कितना हो रहा है 6x। देखो 6x से 6x खत्म हो जाएगा तो कितना आएगा डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है 36। ठीक, ये चीज अब देखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में देखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में देखेंगे, 2 में ds अपान dx बराबर 0 करते हैं, क्योंकि यहां से हम क्या करते हैं x का मान निकालते हैं, इस समीकरण से निकालते हैं x का मान निकलेगा, देखते हैं क्या निकलता है। तो 3x स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये -3 और 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, और इसको खोलते हैं तो 3x स्क्वायर -3 36 माइनस प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 2a भी होता है तो 6 दूनी 12x बराबर 0। इसको भी खोलेंगे, देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 108 36 दूना 72 तिया 108 और प्लस माइनस होगा, सॉरी माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 12x बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए ये खत्म हो गया। ठीक, और यहाँ पे 12 तिहाई 36 भी होगा, 12 तिहाई 36 होगा, 3 से गुणा भी तो होगा इस 3 का, तो प्लस का 36 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36x बराबर, ये 36x माइनस 108 बराबर 0। ठीक, 36x माइनस 108 बराबर 0। इस साइड देख लेते हैं,
तो 36 बराबर क्या हो जाएगा, 36x बराबर 108। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 108/36। तो x बराबर कितना आ जाएगा 36, 36 नहीं 3 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 3। ये आया हमारा x बराबर 3। ठीक, अगर हम इसको देखें, क्या हम x आया है, पहली संख्या कितनी आई x आई है, और दूसरी संख्या कितना आएगा, वो भी 3 आएगा। दूसरी संख्या कौन, ये पहली संख्या हो गई, पहली संख्या कितना आया 3, और दूसरी संख्या कितना आई, दूसरी संख्या वो भी 3 आएगी भाई, 6 - 3 करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक, और इसका योग कितना होगा, जिनका योगफल कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक, और इनके घनों का योगफल सबसे न्यूनतम होगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 18 होगा, यही सबसे न्यूनतम होगा। तो पहली संख्या कितनी निकली है, न्यूनतम क्यों बोल रहे हैं ये भी ध्यान देना है। हमारी संख्या, हमारी वो x की वैल्यू किसमें आई है, पॉजिटिव आई है। किसमें आया हमारा x की वैल्यू धनात्मक आई है, इसके कारण हम लोग इसको न्यूनतम बोलेंगे। ठीक, अगर ये माइनस आता तो इसको अधिकतम बोलते हैं। ठीक, ये न्यूनतम की जगह अधिकतम होता। ये हो गई हमारे दूसरा सवाल। अब इसके बाद तीसरा सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारणिक से है, और वो बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो चलिए फिर ये समझ में आ गया है, फिर से देख लेते हैं इसको, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो क्या कहा गया है कि एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है 6 है तथा उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। ठीक है, मान लेते हैं पहली संख्या कौन सी होगी, x मान लेते हैं। ठीक, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, अब इसके क्वेश्चन में भी देख लेंगे, जिनका योगफल कितना है 6 है, तो मतलब x और इसका जोड़े, दोनों पहली और दूसरी संख्या का जोड़े तो 6 आए, तो इसको करने की 6 - x कर दिए, जो बची हुई संख्या कितनी होगी 6 - x होगी। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उनके घनों का योगफल न्यूनतम हो, तो ठीक है, उनके घनों का योगफल पहले निकालते हैं। तो दोनों संख्याओं के घनों का योग निकाले हैं, s मान लिए हैं उसको, इसको समीकरण 1 मान लिए, फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट करें तो ds/dx निकल आया। फिर ये इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, करेंगे तो कितना निकलेगा d2s/dx² निकलेगा, तो ये निकल गया। अब यहां से हम क्या करेंगे देखते हैं, इसको सॉल्व करने पर d2s/dx² 36 आया है। तो हमारा उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, समीकरण एक मतलब ds/dx को dy/dx को 0 करते हैं, तो यहाँ पे ds/dx है तो इसको 0 करेंगे सबसे पहले, और यहाँ से x का मान निकालेंगे। देख रहे हैं क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब ये न्यूनतम होगा। ठीक, अब समझ में आया। अब इसके बाद अगला सवाल चलते हैं, देखते हैं इसको भी, ग नंबर को, सारणी का सवाल है, बहुत आसान है। देखिए, सिद्ध कीजिए। ठीक, ये सिद्ध करने के लिए सवाल मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में रखता हूँ, क्योंकि ताकि एक साइड से पूरे बोर्ड में आ जाए। ठीक, तो दिया गया है यहाँ पे x² और x माइनस y माइनस का z, सॉरी y माइनस का z, यहाँ पे दिया है y² और z माइनस का y, z माइनस का x, और यहाँ पे z, और यहाँ पे z² और यहाँ पे y माइनस का x। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कह रहा है x माइनस y माइनस का z माइनस का x, और फिर इधर क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं x + y + z, ये सिद्ध करना है। ये हमें कह रहा है सिद्ध करने के लिए, इसको ध्यान में देते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान में देते हुए। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेते हैं, LHS लेके चलेंगे और RHS हम सिद्ध कर देंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले x माइनस y निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको पता है ना, इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2 और इसको बोलते हैं C3। ठीक, और इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं R1, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं R2, इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं R3। ये इतना सब पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो ठीक है, आप तो बता दिए हैं, अब तो पता ही हो गया होगा। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, C1 में इसको में पढ़ते हैं, C1 में C1 माइनस का C2 करेंगे हम। चलिए करते हैं, और भी कर लेते हैं, एक लाइन और सॉल्व करने के लिए कर दें। चलिए अगली लाइन में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आएगा नहीं से। देखो C1 में क्या करना है,
C1 माइनस C2 करना है, तो x में y घटाना है, तो x में y घटा दिए, x स्क्वायर में y स्क्वायर घटा दिए, और इसमें देखिए z y स्क्वायर और यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, y माइनस का z और फिर माइनस z और प्लस का x। देखिए क्या हो जाएगा, ये z से z कट जाएगा, ये z से z कट जाएगा, ये z से z कट जाएगा और बचेगा क्या, y माइनस का y, सॉरी यहाँ पे प्लस है, सभी में प्लस है, तो ये प्लस ही होगा, ठीक। तो ये माइनस, ये भी माइनस होगा, ये कट गया तो y माइनस का x बचा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस का x। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, C2 वाले को कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, y स्क्वायर और z प्लस का x। तो यहाँ पे भी ऐसे छोड़ देंगे, z स्क्वायर और y प्लस का x, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद अगली लाइन यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं हम, x माइनस वाई, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बाहर कर लेंगे तो x माइनस वाई लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे C2 में C2 माइनस C3 कर देते हैं, ठीक। तो y में z को घटाएंगे, यहाँ पे y में z को, और y स्क्वायर में z स्क्वायर को, और इसको यहाँ पे घटा लेते हैं z प्लस का x माइनस का y माइनस का x। तो माइनस का x से माइनस का प्लस का x कट जाएगा तो z माइनस y बचेगा, और इससे माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे तो y माइनस का z बचेगा, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 1 y माइनस का z, ठीक। बाकी शेष ऐसे ही छोड़ देंगे, z स्क्वायर और y प्लस का x, ठीक। ये है हमारा। अब यहां से देखिए, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन है पूरे में, और यहाँ पे भी देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y माइनस का z कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट में y माइनस का z हो जाएगा, एक ब्रैकेट में y प्लस का z हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस का z है तो हम पूरे में से इसमें से y माइनस का z और इसमें से x माइनस का y पूरे में कॉमन कर लेंगे, ठीक। जब हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए, जब कॉमन करेंगे तो यहां से हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक, इंटू में y माइनस का z कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1, ठीक। यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस का z, और यहाँ पे माइनस 1, और यहाँ पे शेष वही रहेगा वैसे, z स्क्वायर z और z स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस का x, ठीक। आप चाहते हैं तो इसको हम माइनस कर देते हैं, एक काम और कर लेते हैं, फिर यहाँ पे C2 में C2 माइनस का C1 कर देते हैं, ठीक, C1 करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई, y माइनस का z ब्रैकेट में, इसमें से इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे x प्लस वाई, और माइनस का y यहाँ पे करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे क्या होगा, z माइनस का x आ जाएगा। कैसे, देख लो, इधर देख लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं, ऊपर जगह है ना, दिख रहा है, ठीक। तो y प्लस का z और माइनस का x और माइनस का y, तो ठीक, तो माइनस के y से प्लस का y खत्म हो गया, तो माइनस z माइनस x बचेगा। यहाँ पे क्या होगा, इससे ये चला जाएगा तो 0 बचेगा, क्योंकि -1 फिर +1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे z स्क्वायर और z स्क्वायर और y प्लस का x। अब इसका क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, इस लाइन के r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो मिलेगा हमको सब, ठीक। देखते हैं यहाँ पे x माइनस वाई, y माइनस z, ठीक, और यहाँ पे ब्रेकर लगा देते हैं बड़ा सा,
1 को पहले बाहर करेंगे और फिर इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो इसका गुणा इससे कराएंगे और इसका गुणा इससे कराएंगे, ये तो 0 हो जाएगा। इसका गुणा कराते हैं पहले, तो z का सबसे पहले इन दोनों के साथ कराएंगे तो yz और प्लस का zx, ठीक, और माइनस का कराते हैं माइनस का yx और फिर माइनस माइनस का x स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। 0 के कोई मतलब है नहीं, अब z के सापेक्ष कराते हैं, ठीक। तो प्लस का z बाहर करेंगे, उसके बाद फिर ये बंद करेंगे, इसका गुणा इससे होगा 0 हो जाएगा, इसका गुणा इससे कराएंगे हम लोग, तो z वो भी माइनस का z होगा, माइनस का z, लेकिन फिर से माइनस होता है, यहाँ पे 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा z, और फिर ये क्या कहते हैं, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस x, तो ये ब्रैकेट बंद। अब इसको और खोलते हैं, ठीक, ये देखिए yz zx माइनस yx माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे देख लीजिए आगे प्लस का z स्क्वायर माइनस का zx, एक zx से एक zx कट जाएगा, एक zx से एक zx कट जाएगा, ठीक। उसके बाद देखेंगे ये यहाँ पे देखिए yz है और यहाँ पे yx है, तो दोनों में से y कॉमन हो जाएगा, x माइनस y माइनस का z ब्रैकेट, यहां से क्या करते हैं, यहां से y कॉमन कर लेते हैं, तो y कॉमन करेंगे तो z माइनस x बचेगा इन दोनों में, ठीक, इन दोनों में y कॉमन करेंगे तो z माइनस का x बचेगा, और इसमें क्या होगा, ये z स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्लस करके एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं a z माइनस का x और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा z प्लस का x। देख लीजिए z स्क्वायर को पहले लिख दीजिए और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को बाद में, तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में z प्लस का x और दूसरे ब्रैकेट में z माइनस का x। अब इसमें देखिए इन दोनों में, इसमें और इसमें z माइनस x का कॉमन है कि नहीं है कॉमन, तो पूरे से कॉमन कर लेते हैं, y x माइनस का y माइनस का z, और फिर यहाँ पे z माइनस का x हो जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा क्या, ब्रैकेट में बचेगा y प्लस z और प्लस x, इसको हम क्रम से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस y माइनस z और z माइनस x, और इसको क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक। LHS बराबर RHS, तो ये है पूरा सवाल, समझ में आया। C1 में C1 माइनस का C2 करेंगे, फिर C2 में C2 माइनस का C3 करेंगे, ठीक, फिर एक लाइन और करेंगे, एक चीज यहाँ पे C2 में क्या करेंगे, C2 माइनस का C1 कर देंगे, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, नहीं तो अगर ऐसे यहीं से हम प्रसार करते तो ये बोर्ड के बाहर भी जा सकता था, ठीक, तो ये बोर्ड के बाहर ना जाए उसके लिए मैंने एक लाइन इसको सॉल्व किया, नहीं तो हम ऐसे भी प्रसार कर सकते थे, ठीक। ये है इसका सिस्टम सॉल्व करने का। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि x माइनस वाई सभी में पहले एक बार का पहले में काउंट करना है, तो हमने क्या किया, x माइनस वाई बनाने के लिए C1 माइनस C2 कर दिया, तो यहाँ पे x माइनस वाई बन गया, यहाँ से हम x माइनस वाई कॉमन कर लिए, अब ये मिल गया। अब उसके बाद हमें निकालना क्या है, y माइनस का z, y माइनस का z कैसे निकलेगा, यहाँ से देखिए, तो अगर हम C2 में C2 माइनस का C3 कर दे तो हमारा y माइनस का z निकल आया, C2 में C2 माइनस का C3 कर दिया तो y माइनस का z निकल आया। अब हमारी बात आती है इसकी, इसको निकालने के लिए हमने प्रसार कर दिया, इसको और इसको निकालने के लिए, इसको और इसको निकालने के लिए हमने प्रसार कर दिया, और प्रसार करने से पहले हमने थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने क्या किया, एक को और 0 बना लिया, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट 0 हो गए, उसके बाद गुणा करने में आसानी हो गई, ठीक। तो ये है पूरा प्रोसेस। अब इसके बाद अगला सवाल चलते हैं जो कि रैखिक प्रोगमन से है। देखो एक सवाल, उसका एक ही सवाल अगर सॉल्व करना आ गया तो सारे सवाल आप सॉल्व कर ले जाएंगे। रैखिक प्रोग्रामिंग बहुत आसान है और एक सवाल पेपर में हर साल आता है, और उसी तरीके से एक सवाल जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसी तरीके से सारे सवाल सॉल्व होते हैं, उसमें सारे सवाल एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, और उसका प्रोसेस बस आ जाना चाहिए समझ में, बस चाहे जो सवाल आ जाए आप उसको सॉल्व कर ही ले जाएंगे, 100% ये गारंटी है, ठीक। अगला सवाल मिटाते हैं इसको। देखो इस सवाल में बहुत मजा आने वाला है, ये सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपको ये क्या कहते हैं रेखाओं को, मतलब समीकरण को ग्राफ पे अगर दर्शाना आता है
तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है ये देखिए, आलेखी विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। ये सब क्या है, व्यवरोध है, इनके इनके अनुसार ही हमको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। और फिर क्या कह रहा है, z बराबर 3x + 9 का न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इतना समझ में आया? ये कुल मिला के जो कुछ भी कह रहा है वो न्यूनतम और अधिकतम मान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक, चलिए फिर हम अधिकतम और न्यूनतम मान निकालते हैं। ये सब जो दिया गया है ग्रेटर देन या क्या कहते हैं लेस देन, ये सब जो दिया गया है, इससे पहले हमें अभी कोई मतलब नहीं, अभी कोई मतलब नहीं। आगे हो सकता है कुछ थोड़े बहुत इफेक्ट आए, इन सब का प्रयोग होगा। ऐसे तो नहीं है कि इन लोगों को दे दिया गया है तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब। लेकिन हम पहले इक्वल वाला लेके चलेंगे, जो बराबर दिया हुआ है। बराबर हो सकता है या नहीं भी होगा, देखते हैं। बराबर लेके सबसे पहले चलेंगे, ठीक। तो x + 3y = 60, ये समीकरण 1 है। तो इसके लिए पहले निर्देशांक निकाल लेते हैं। निर्देशांक निकालना पता ही होगा, और नहीं पता है तो अब सीख लो, क्योंकि एक सवाल 5 नंबर में और कभी कभी 8 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, तो एक्स वाई हम लिख लेते हैं ऐसे। और सबसे एक रेखा को दर्शाने के लिए हमको 2 बिंदु की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। 2 बिंदु अगर निकाल लेंगे तो आप एक रेखा को दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर कितना मिलेगा ये बताइए हमको। y बराबर, अगर x बराबर 0 हो गया तो y बराबर 3y बराबर 60 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 60/3 और मतलब 20, कितना आया 20। अब फिर हम y बराबर 0 रखें तो ये पूरा 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60। ये एक बिंदु हो गया, ठीक। अब दूसरा समीकरण क्या कहता है, x + y = 10। ये समीकरण 2 है, इसको भी निर्देशांक पे दर्शा लेते हैं। x और y, देखिए 2 बिंदु इसको लिए जरूरत, पहले सबसे पहले x को 0 करेंगे तो y बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब y को 0 करते हैं तो x बराबर कितना हो गया 10 हो गया, ठीक। अब तीसरा आता है, तीसरा समीकरण क्या दिया है, x बराबर y, x बराबर y, x बराबर y का मतलब है, देखिए x और y, x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। x बराबर 5 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 10 लेते हैं तो 10 हो जाएगा, 15 लेते हैं तो 15 हो जाएगा, ठीक। ये सब इसके समीकरण है। ये 3 लाइनें हमको ग्राफ पे दर्शाना है। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे अच्छे से बड़ा सा, और उसके बाद दर्शाएंगे, ठीक। चलो इतना बड़ा सा ले लेते हैं, दिख रहा होगा 10, 20, 30, 40, 50, ऊपर कहीं 60 होगा, ठीक। कोई यहाँ पे देखते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हमारा 60 हो गया, ठीक। तो लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पे भी लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, ऊपर कहीं 60 होगा, ठीक। उससे कोई मतलब नहीं हमारा। ये हमारा 0 हो गया। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये x अक्षांश है, ये y अक्षांश है, ठीक। तो ये हमारा 0 हो गया। सबसे पहले क्या है 0,20, 0,20 क्या होगा, यहाँ पे होगा 0,20। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है 60,0, 60,0 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले इसको मिलाएंगे हम लोग, ठीक। ये है कितना है इसका, x + 3y = 60, ठीक। अब उसके बाद दूसरी समीकरण कौन सा है, दूसरा है 0,10 और 10,0, 0,10, 10,0, मतलब ये है भाई हमारा, ठीक। ये हमारा x + y = 10। और तीसरी रेखा क्या है भाई 0,5, 5,0, 5,5 और 0,0, 10,10, 15,15, 20,20, भाई ये हमारा है, ठीक। ये हमारा जाएगा, ये 30,30, ये हमारा जाएगा 30,30, 40,40, ठीक। ये है 40 का, ये ऐसे जाएगा, ठीक।
मतलब ये एक सीधी रेखा जाएगी, ठीक। तो ये है इसका निर्देशांक। यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे क्या होगा 5,5 होगा भाई, इसका आधा देखिए ये और ये, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मतलब ये 35 हो जाएगा, ये 45, चलो लिख ही देते हैं 15, 25, 35 और यहाँ पे भी 5, 15, 25, 35, 45, 55, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर भी 45, 55, तो ये है। अब यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे भी काट रहा है 15,15 पे। यहाँ का निर्देशांक क्या है, वैसे हमको इन सब की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इन सब की जरूरत नहीं है हमको, बस इस लाइन की जरूरत है। ये हमारा ग्राफ हो गया। चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। किसको, ये क्या है हमारा x बराबर y, ये समीकरण रेखा है, ठीक। x बराबर y, सबसे पहले और तीसरे को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 3 से, 3 से क्या निकलेगा, x बराबर y है तो x का मान y रख देंगे, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 60, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15। x बराबर y है, y बराबर कितना है 15, तो ये हो गया एक समीकरण, ये जो कि हमारा बिंदु निकला है ये वाला जो यहाँ पे कर रहा है। दूसरा चीज क्या होगा, दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा होगा दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण को सॉल्व करेंगे। तीसरा से क्या निकलेगा हमारा, यहाँ पे देखिए y प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 10, y बराबर 5, तो y किसके बराबर है x के, x बराबर y बराबर 5 निकला है, ठीक। तो ये दूसरा बिंदु हो गया। तो हमको क्या करना है, हमको देखना है अधिकतम बिंदु देखना है, किस पे, कोई समीकरण दिया हुआ है, ये दिया गया है, इस पे हमको देखना है कि कौन सा बिंदु सबसे अधिकतम न्यूनतम होगा और अधिकतम होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास कौन कौन से बिंदु हैं, नाम दे देते हैं उसका, ए, बी, सी और डी, इसका नाम भी देते हैं डी, ठीक। ये ए बी सी डी, यही चारों को हमको इस पे दर्शाना है, ठीक। इतना दिखाने के बाद हमें इसको बना लेना है, इसको बनाने के बाद इसको हम सेट कर लेंगे, ठीक। ये घिरा हुआ पूरा क्षेत्र, ठीक, आप बना सकते हो ऐसे ऐसे, ये क्षेत्र है, ये ग्राफ पे दर्शाया था। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इस समीकरण को लेना है, कौन सा, इस समीकरण, और चाहो तो इसके निर्देशांक भी यहीं पे लिख दो। ये कितना है 15,15, ये कितना है 0,20 और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5,5 और यहाँ पे कितना है डी का है 0,10। तो ये सब हमको बिंदु यहाँ पे देखते हैं, आइए अब इसको मिटाएंगे। ठीक, देखिए जेड बराबर क्या दिया गया है 3x प्लस 9y, हम रखेंगे एक बिंदु, ए बिंदु कितना है 0,20, इसमें रखते हैं, यहां पे रखेंगे तो जेड बराबर कितना निकलेगा 0 हो जाएगा और 20, 9 दूनी 18, 180। जेड का मान यहां से कितना आएगा 180। बी बिंदु पे देखते हैं जेड का मान कितना आएगा, बी बिंदु कितना है 15,15, तो जेड बराबर यहाँ पे देखते हैं 15 45 प्लस 15 9 135, जोड़ लेते हैं 5 5 10 हो जाएगा 0 और 4 3 7 1 8, 180, ठीक, ये हो गया। अब दूसरा सी पे देख लेते हैं, सी पे कितना है भाई 5,5, तो जेड 5 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 प्लस 5 9 45, ये कितना हो गया 60, ठीक। और डी पे कितना है, डी बराबर कितना है 0,10, यहाँ पे जेड बराबर कितना निकलेगा, जेड बराबर निकल जाएगा 30 में 0 और 90, यहाँ पे 90 हो जाएगा
तो यहाँ पे इसमें देखिए ए बी सी डी में जेड का मान सबसे कम कौन सा है, सबसे कम कितना है, न्यूनतम कौन सा होगा, सी बिंदु 5,5 पे, तो 5,5 पर न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम मान होगा, ठीक। और फिर क्या कहते हैं, अधिकतम मान किस पे होगा, अधिकतम होगा 15,15 पे, जब हम इसके और आगे बढ़ेंगे तो 25,25 मिलेगा, 15,15 पे, और 15,15 पर अधिकतम मान होगा। यही हो गया हमारा आंसर, यही दो चीज हमको निकालना है, न्यूनतम और अधिकतम। इतना कर देने के बाद हमें 5 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक, इतना कर देने के बाद हमें 5 नंबर दे दिया जाएगा। ये समझ में आया? फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने, इस जो समीकरण दिए गए हैं इन सबको हमको रेखा के रूप में इसको दर्शाना होगा ग्राफ पे। और ग्राफ पे कैसे रेखा को दर्शाते हैं, अभी मैंने बनाया कि डिब्बे में सबसे पहले x का मान 0 ले लो, फिर y का मान आ जाएगा कुछ ना कुछ, और फिर जब y का मान लेंगे 0 तो x बराबर कुछ ना कुछ आ जाएगा, दो बिंदु मिल गए, दोनों बिंदु को मिला दीजिए, एक रेखा हो गई हमारी, ठीक। फिर उसी तरीके से मैंने दूसरे समीकरण में किया, पहले x बराबर 0 लिया तो y बराबर 10 आ गया, फिर y बराबर 10 लिया तो 0 x बराबर 10 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी बिंदु मिल गए, एक मिल गया 10,0, फिर दूसरा बिंदु मिल गया 0,10, तो दो बिंदुओं को मिला देंगे तो एक रेखा बन जाएगी हमारी, ठीक। तो इन दोनों में अब तीसरी रेखा क्या है, तीसरी रेखा हमारा दिया हुआ x बराबर y, x बराबर y का मतलब है कि जितनी दूरी x पे चलेंगे उतनी दूरी y पे चलेंगे, जितनी दूरी y पे चलेंगे उतनी दूरी x पे चलेंगे, तो एक सीधी रेखा मिल जाएगी x और y के बीच में। उनको हम अब फिर 3 रेखाएं होगी, तीनों रेखाओं को हमने सॉल्व कर लिया, पहले और तीसरी रेखा को मैंने सॉल्व कर लिया जो कट कर रही हैं, पहली और तीसरी रेखा को, फिर मैंने दूसरी और तीसरी रेखा को सॉल्व कर लिया, तो बिंदु मिल गए, सी और बी का बिंदु मिल गया, एक बिंदु 5,5 मिल गया, और बी मिल गया, और दूसरा जो पहली और तीसरी समीकरण से सॉल्व किया उसको 15,15 मिला। तो ये 4-5 बिंदु हो गए, 4-5 बिंदु मिल गए, और हमने सभी पे देखा कि किस पर क्या होगा, सम्मान अधिकतम होगा, किस पे सबसे अधिकतम होगा, वही चीज हमको देखना था। हमने देख लिया कि सबसे अधिकतम कितना है, 15,15 पर सबसे अधिकतम है, अधिकतम तो 0,20 पर भी है, अधिकतम तो 0,20 पर भी है, ये 0,20 ये, ठीक। और फिर क्या कहते हैं 5,5 पर भी, इन दोनों पर भी अधिकतम है, तो कोई भी ले सकते हैं, लेंगे क्या कहते हैं अधिकतम, इसलिए 15,15 को ले रहे हैं। जब अगर मान लो यही रेखा अगर आगे होती तो वहां पे क्या होता, 20 और 25 के बीच में होता, 25 होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 होता, और ये सबसे बड़ी बिंदु होती, तो वहां पे क्या कहते हैं हम लोग 25 लेते, तो यहाँ पे 15,15 हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम अगला सवाल लेते हैं जो कि संततता का है, ठीक, सतत होने या ना होने पर वो सवाल है। वो भी क्या कहते हैं, एक सवाल उसका भी बड़ा सा 5 नंबर में फिक्स रहता है, तो एक सवाल इसके 5 नंबर में फिक्स है, एक सवाल उसके 5 नंबर में फिक्स है, एक शारीरिक से फिक्स है, तो ऐसे ऐसे सवाल को फिक्स कर लेंगे ना, तो पेपर में आपको कोई भी सवाल दे दिया जाए सॉल्व कर ही ले जाएंगे। इसको मिटा देते हैं पहले, फिर अगला सवाल लिखते हैं। देखिए इस सवाल को भी देख लेते हैं, आसान है और ज्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा सा है। देखिए क्या कह रहा है कि fx mod x-2 बटे x-2 कब होगा, जब कब इसको लेंगे, जब हम x बराबर ना हो 2 के, छोटा हो या बड़ा हो ले सकते हैं, और जब 0 होगा कब, जब x बराबर 2 लेंगे तो 0 होगा। द्वारा परिभाषित फलन की x बराबर 2 पर सातत्य तथा अवकलनीयता की जांच करना है, ठीक। तो चलिए फिर इसको भी देख लेते हैं हल। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखिए fx बराबर, ठीक। देखिए मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब होता है दो वैल्यू होंगी, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, ठीक। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव, लेकिन अगर हम मॉड न लिखे तो क्या होगा, मॉड न लिखे तो हो सकता है वो पॉजिटिव रहा भी हो सकता है वो निगेटिव, अगर मान लो -1 है या +1 है, ठीक, या +1 है, इन दोनों में से अगर हम मॉड लगा दें, -1 का भी मॉड लगाएंगे तब भी 1 आएगा, और +1 के भी हम मॉड लगाएंगे तो भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो इन दोनों में कौन सा डिसाइड करेंगे कि ये प्लस है कि ये माइनस है, तो उसके लिए हम एक चीज देख लेते हैं, इसको +x-2 बटे x-2, ठीक, कब, जब x से बड़ा होगा, जब x से या 0 से बड़ा होगा, कितना x 2 से जब बड़ा होगा
तो प्लस आएगा। अगर 2 से छोटा होगा तब कितना होगा, माइनस आएगा, माइनस x माइनस 2 बटे x माइनस 2 क्या होगा, x मतलब 2x से बड़ा होगा, इसका चिन्ह उल्टा हो जाएगा। और 0 कब होगा, 0 होगा x बराबर 2 पे। इस चीज को थोड़ा और आगे देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो दिस इंप्लाइज fx इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो +1 आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, और इसको 0, और यहाँ पे x माइनस x मतलब 2 से बड़ा है x, 2 से बड़ा है x, और यहाँ पे क्या है, 2 से छोटा है, मतलब 2x से छोटा है, और यहाँ पे x से बड़ा है, मतलब बराबर है। देखिए जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे x वो क्या होगा, 2 से बड़ा ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा, जो x होगा वो 2 से छोटा ही होगा, और यहाँ पे बराबर, जब बराबर होगा तो ये लेंगे, छोटा होगा तो ये लेंगे, बड़ा होगा तो ये लेंगे। चलिए फिर लिमिट निकालते हैं एक एक की। सबसे पहले x बराबर 2 पर फलन का मान f2 बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 बराबर कितना है, 0, ये हो गया f2 बराबर। अब LHL पे देखते हैं, LHL ठीक, LHL पे देखते हैं तो क्या होता है, लिमिट x 2 से छोटा, 2 से छोटे के लिए 2 के ऊपर हम माइनस लगा देते हैं, लिमिट fx की वैल्यू कितनी है, जब 2 से छोटे के लिए ले रहे हैं तो कितनी है, लिमिट 2 से छोटे के लिए, 2 से छोटा कौन सा है, -1, तो -1 वाले को लेंगे, लिमिट x -1। अब भाई x है नहीं तो लिमिट कहां लगाएंगे, लिमिट कहीं लगेगा ही नहीं, इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, RHL पे देखते हैं, इसकी भी लिमिट निकालते हैं। लिमिट x किस पे निकालना है, 2 से थोड़ा बड़ा, fx बराबर कितना, लिमिट x से थोड़े बड़े की बात की जा रही है, मतलब f बड़ा, मतलब 2 से बड़ा के लिए, 2 से बड़े के लिए कौन सा फलन लेंगे हम, +1। यहाँ पे भी x नहीं है तो हम लिमिट किस पे लगाएंगे, किसी पे नहीं लगाएंगे, तो हमारा कितना आएगा, +1 आ जाएगा। अब देखिए क्या तीनों पे लिमिट बराबर है, फलन पर मान और LHL पर मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इन दोनों पे, तीनों पे क्या है, बराबर नहीं है, तो अतः हमारा फलन क्या है, सतत नहीं होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं LHL बराबर fx बराबर RHL, तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, इसलिए फलन x बराबर 2 पर सतत नहीं है। ठीक, ये क्या हो गया, सतत नहीं है। अब क्या कहा, सतत है कि नहीं इसकी जांच करनी थी, अब मैंने जांच कर लिया, अब हमें जांच करना है किसका, अवकलनीयता की। अवकलनीयता भी इसी पे डिपेंड होती है, अगर सतत और असतत पे, अगर सतत होती तो अवकलनीयता की जांच करते हैं हम, जब ये सतत नहीं है तो अवकलनीयता की जांच नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि फलन अवकलनीय होने के लिए फलन सतत होना आवश्यक है, इसलिए ये अवकलनीय नहीं है, बस बात खत्म। इसलिए फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक, इसलिए फलन, यहाँ पे फलन लिख लेना, फलन अवकलनीय नहीं है। ये हो गया हमारा सवाल पांचवे का, पांच सवाल हो गए हैं हमारे, मतलब 25 नंबर की हम लोग बात कर चुके हैं। अब इसके बाद हम छठवें का पहला सवाल लेते हैं, उसको देखते हैं, वो भी 5 नंबर का सवाल है, देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं।
इसमें कुछ था नहीं, देखिए क्या था, बस लिमिट इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना था, मॉड को थोड़ा पीछे कर लेना था, एक प्लस एक माइनस का लेके दिखा देना था, बड़ा और छोटे को तीन हमारे वो बन जाते फलन, और तीनों को हम लिमिट निकाल लेते आसानी से, पता चल जाता सतत है कि नहीं है। फिर उसके बाद जब सतत नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, ये क्या होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा, क्योंकि अवकलनीय होने के लिए, अवकलनीयता की जांच करने के लिए सबसे पहले सतत होना आवश्यक है, यही एक शर्त है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को भी देख लेते हैं, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसको लगाने में देखना भी कैसे मजा आने वाला है, बहुत आसान सवाल है, बस स्टेप वाइज स्टेप देखते चलेंगे तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि x माइनस 3y स्क्वायर dy बटे dx बराबर कितना दिया है, y। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, dx को उधर ले जाएंगे और dy को उधर, ठीक, और नीचे y को इधर लेके आएंगे। तो देखिए 3y स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो इधर मान लो इसको गुणा एक से है, तो एक में गुण इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बटे y, और ये इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुणे में, तो dx हो जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो dx, और फिर इधर गुणे में है dy तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो dy। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं dx अपान dy बराबर, इसको भाग करिए, x बटे y हो गया, अलग अलग करिए, माइनस 3y, एक y से एक y कट जाएगा तो हमारा 3y बचेगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, dx माइनस dy माइनस इसको इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, x बटे y बराबर माइनस का 3y, ये हो गया समीकरण एक। ठीक, इसकी तुलना, चलिए इसकी तुलना करते हैं, समीकरण एक की तुलना रैखिक अवकल समीकरण dx अपान dy प्लस px बराबर q से करने पर क्या होगा, p बराबर कितना निकलेगा भाई, p बराबर निकलेगा माइनस का 1 अपान वाई, तो x के इसी के साथ हो जाएगा माइनस का 1 अपान वाई हो जाएगा, और q बराबर कितना निकल रहा है भाई, 3y माइनस का 3y निकल रहा है, कितना निकला, माइनस का 3y। अब इसके आगे और सॉल्व कर लेते हैं, इधर देखिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, i इंटू एफ, क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर समाकलन पी वाई क्या होगा यहाँ पे देखिए, e की पावर p का मान कितना है, माइनस का 1 अपान y dy। ठीक, तो इसका देख लेंगे कितना होगा हमारा i इंटू एफ e की पावर माइनस लॉग y, माइनस लॉग y होगा, तो माइनस को अगर भेज दे ऊपर तो क्या हो जाएगा, e की पावर लॉग y की पावर माइनस 1। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो e की पावर लॉग 1 अपान y लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज को ये ध्यान रखना कि कहीं भी जब भी हमें e की पावर लॉग करके मिलेगा और बाकी कुछ भी हो आगे, तो वही शेष आगे हट जाता है, e से लॉग खत्म हो जाता है। ठीक, तो i इंटू एफ बराबर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होगा, 1 अपान वाई, ये क्या हो गया 1 अपान वाई हो गया। अब इसके बाद जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, इसका साधारण सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन के लिए फार्मूला क्या होता है, i इंटू एफ गुणे x बराबर समाकलन i इंटू एफ गुणे क्यू डी वाई प्लस का सी। ठीक, तो i इंटू एफ का मान 1 अपान वाई है, गुणे x बराबर समाकलन i इंटू एफ का मान 1 अपान वाई, और माइनस क्यू का मान कितना है, क्यू का मान माइनस 3y है, तो माइनस का रखते हैं माइनस का 3y और dy प्लस का c। देखिए x बटे y हो गया, ये यहां पे देखिए माइनस को बाहर कर लीजिए तो माइनस 3, और ये y से y खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल बचेगा dy प्लस का c। अब dy का करेंगे तो कितना होगा, y x अपान y बराबर माइनस का 3y प्लस का c। अब इस माइनस वाले को इधर लेके चले आएंगे तो x बटे y प्लस का 3y बराबर c, यही क्या हो जाएगा, हमारा अवकल समीकरण का सॉल्यूशन हो जाएगा।
यही क्या हो गया हमारा अवकल समीकरण का सोल्यूशन। देखिए कितना आसान है, देखो क्या क्या चीज याद रखना है इसमें। पहले नंबर तो रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण किससे तुलना कराएंगे, अगर यहाँ पे यक्स वाला ले रहे हैं, अगर यक्स के रूप में बना है तो यक्स लेंगे, पी यक्स बराबर क्यू लेंगे, अगर डी वाई का बनाएंगे तो यहाँ पे पी वाई बराबर क्यू ले लेंगे। ठीक, देखो अगर हम किसके रूप में बनाते हैं, डी वाई अपान डी एक्स के रूप में, बराबर मान लेते हैं कुछ हो सकता है वाई अपान एक्स हो सकता है, माइनस का बराबर यक्स, तो इसकी तुलना किससे करेंगे हम, डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी एक्स पी वाई सॉरी पी वाई बराबर क्यू से। ठीक, तो ये अगर y वाला बनाते हैं तो y वाले से तुलना कराएंगे, y वाले से, और px वाला बनाते हैं तो x वाले से तुलना कराएंगे, बस इतना ही है। एक चीज और बता दे पेपर से संबंधित, पेपर में एक बार मैं क्या कहते हैं, पेपर देने गए थे, और पेपर देने देते समय क्या कहते हैं, कई लोग दोस्त बन जाते हैं जो आसपास रोल नंबर के होते हैं, तो दोस्त बन जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तुमको बता देंगे, तुम हमको बता देना। हमने कहा ठीक है चलो हम तुमको भी बता देंगे जो कुछ भी हो। और पेपर में तो थोड़ी बहुत तो नकल तो होती ही है, थोड़ी बहुत, एक आध परसेंट, उसी उसी एक आध परसेंट में हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कहीं नकल करने का मिल जाए, तो मौका ढूंढते रहते हैं। और क्या हुआ, लगभग मिल भी जाता है मौका, एक दो बार तो कहीं टीचर बाहर गेट से निकल जाते हैं टहलते टहलते, कहीं कुछ भी हो सकता है, अब पीछे निकल जाते हैं तब भी लोग नकल करने लगते हैं, तो नकल करने का थोड़ा बहुत मौका मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि जब जो आसपास के रोल नंबर वाले होते हैं तो उनसे पहले ही जुगाड़ बनाया जाता है, कभी यार मुझको बता देना और मैं तुमको बता दूंगा, हाँ ठीक है ठीक है। तो ऐसे करके सभी लोग मान तो जाते हैं, पहले पेपर से पहले सब लोग मान जाते हैं, जब पेपर में बैठते हैं तब क्या होता है, तब वहां कहानी शुरू होती है। वो अपना पढ़ के आएंगे अच्छे से, अगर तुमको मान लो नहीं आ रहा है तुम पूछ रहे हो तो क्या करेंगे, कुछ लोग हैं जो बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, तो उन लोगों से दूर रहिएगा। जो लोग नहीं बताते हैं उन लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा, और कोशिश करिएगा पास होने भरे के कम से कम तैयारी बना के जाइएगा। पास होने भरे की तैयारी अगर आप बना के जाएंगे ना तो बहुत अच्छा अच्छे से आप करेंगे। अगर मान लो बहुत सेशन टाइट मिल जाता है तो कम से कम पास तो हो जाएंगे, और अगर अच्छा नंबर बनाना है तो पूरा फुल तैयारी करिए। ठीक, तो उन लोगों से होशियार रहिए जो पेपर के टाइम नहीं बताते हैं या धोखा देते हैं या एक प्रकार से गद्दारी करते हैं। गद्दारी मान सकते हो, गद्दारी जो करते हैं ना उनके ऊपर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि वो एक पेपर मान लो अगर आपको एक पेपर में बता देंगे ना, दूसरे पेपर में आपको नहीं बताएंगे। फिर जिस पेपर में आपको नहीं आता होगा ना तो उसमें नहीं बताएंगे, 100% नहीं बताएंगे। एक पेपर में बता देंगे, मान लो दो पेपर में बता देंगे, तीसरे पेपर में नहीं बताएंगे। तो उन लोगों से बच के रहिए और खुद से पढ़ के जाइए भाई, खुद से पढ़िए, मेहनत करिए। कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। हाँ थोड़े क्वेश्चन जो हो सकते हैं आप लोगों को लगेगा कि बहुत कठिन है, लेकिन कुछ भी कठिन नहीं है। तो पेपर की तैयारी बनाए रखिए, ये नहीं कि अगर किसी के भरोसे नहीं जाने की कोशिश करना। ठीक, मेरे साथ भी हुआ था तो मैंने भी आपको बता दिया। मेरे बगल में एक बैठा था, पेपर दे रहा था, मेरे साथ में ही दे रहा था। फिर क्या हुआ, क्या कहते हैं, वो बोला कि मैं बताऊंगा, तुम भी दिखा देना मैं भी दिखा दूंगा। वो उसका क्या कहते हैं, वो सॉल्व करने लगा सवाल। दो तरीके के लोग होते हैं, एक अपना सॉल्व करते रहते हैं तब नहीं बताते हैं, और एक जिनको कुछ नहीं आता होगा वो तब नहीं बताते हैं। तो जिनको कुछ नहीं आता है वो क्या खैर क्या बताएंगे, जिनको थोड़ा बहुत आता है उनको दरअसल में बताने का टाइम नहीं मिलता है। ये एक बात ये भी है, उनको बताने का टाइम नहीं मिलता है। तो जिनको थोड़ा थोड़ा आता रहता है ना वो क्या करते हैं, सबको बताते भी रहते हैं। कुछ दूसरे से भी पूछ लेंगे, मान लो 50-50% आ रहा है तो 50% क्या करेंगे, अपना सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद जो नहीं आता है उसको एक दो क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करेंगे, यार कोई बता दे, आरी बगल से देखेंगे, झाकेंगे, पीछे देखेंगे। तो तैयारी बना के रखना। पेपर में जाने से पहले मैं अभी थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, पेपर में कैसी कंडीशन होती है उन सबको जाने रखना, क्योंकि मेरे साथ पेपर तो कई लोग भी दिए थे, लेकिन जो पास हुए हैं, जो आए हैं साथ में, उनको मैं जानता हूँ, जो फेल हो गए हैं उनको भी मैं जानता हूँ। ठीक, तो क्या करिए, अपनी खुद की तैयारी बनाइए, किसी के भरोसे रहने की कोशिश अभी मत करिएगा पेपर में। और मैं भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में एक एक सारे वीडियो में एक एक 2-2 मिनट का मैं तुमको ऐसी ऐसी चीजें बताता रहूंगा ना कि आपको पेपर का एकदम फील होता रहेगा कि पेपर कैसे देना है, पेपर की कैसी तैयारी करनी है। अगर आप इन सब चीजों को नहीं सीख रहेंगे तो पेपर में आप दिक्कत करेंगे। चलिए फिर इसके बाद हम अगला सवाल लेते हैं जो कि प्रायिकता से सवाल है। उसमें भी क्या कहते हैं, क्लास 12th के बारे में ही बताया गया है। प्रायिकता का सवाल है लेकिन क्लास 12th के बारे में बताया गया है। तो आइए हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उसको भी, सवाल को।
चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए फिर इस सवाल को भी देख लेते हैं। ये सवाल क्या कहता है, छठे कक्षा है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 500, जिनमें 230 लड़के हैं। क्या कह रहा है? जिसमें 230 लड़के हैं। यह हमको ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। किसमें? कक्षा 12 में पढ़ते हैं। फिर कह रहा है बिना भेदभाव के, मतलब यादच्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है। मतलब एक यादच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़का है, मतलब लड़का होने की ये चुना जाता है, बिना किसी भेदभाव के एक लड़का चुना जाता है और कक्षा 12 में पढ़ता है। तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसा लड़का उठाना है कि कक्षा 12 का हो और एक लड़का उठाए और उसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो कक्षा 12 का ही हो सकता है। तो इसके लिए हल लिखेंगे सबसे पहले। तो कुल लड़के की कुल एक विद्यालय में कुल लड़के कितने हैं? मतलब विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या 500, ठीक। और कुल लड़के कितने हैं? कुल लड़कों की संख्या कितनी है? 230 है, ठीक। क्या कह रहा है? कक्षा 12 में 20% लड़के पढ़ते हैं। कक्षा 12 में लिखो, यहां पे लिखते हैं कक्षा 12 में 20% लड़के हैं। अतः कक्षा 12 में कक्षा 12 में लड़कों की संख्या क्या होगी? कितने लड़के हैं कुल? 230 है। और कितने परसेंट? 20%। तो 20 गुणे 230 बटे 100, ठीक। ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितने बच्चे निकले? 46। कक्षा 12 में कितने बच्चे हैं? 46 हैं। कितने बच्चे हैं? 46 हैं। तो ये 46 निकल गया इनकी संख्या। किसकी? कक्षा 12 में लड़कों की संख्या। अब कह रहा है कि हम एक लड़का उठाएंगे, पूरे विद्यालय में एक लड़का उठाएंगे, वो भी कक्षा 12 का हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या कितनी है? क्या कहते हैं? 230, ठीक। लड़कों की संख्या कितनी है? 230। और 20% लड़के हैं, मतलब 46 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 46 लड़के हैं। तो देखते हैं कक्षा 12 में होने की संख्या और कुल विद्यार्थी की संख्या। ये देखो, कक्षा 12 में लड़कों की संख्या बटे कुल, मतलब ये विद्यार्थियों की संख्या, कुल ठीक की संख्या। आइए रखते हैं, कक्षा 12 में कितने हैं? 46 बटे कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल 500, ठीक। अब इसको कर लेते हैं, इसको भाग दे लेते हैं। क्या होगा? सबसे पहले तो 0.46 हो जाएगा और फिर बटे 5 से भाग दे देंगे, इसको जाएगा नहीं तो एक 0 बढ़ जाएगा और फिर क्या कहते हैं? 5 9 45, 5 9 45, फिर बचेगा कितना? 1 और 5 दूना 10। ये इतना होगा इसकी प्रायिकता। और अगर इसी को परसेंटेज में पूछता है, इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो यही परसेंटेज में हो जाएगा। या इसको 100 से गुणा करके, या लिख दो यहाँ पे, 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2 अंक बाद 9.2, 9.2% चांस है कि जो बच्चा उठाएंगे वो कक्षा 12 का होगा और वो भी क्या होगा? लड़का होगा, लड़का, ठीक। तो पूरे विद्यार्थियों का ग्रुप कितना है? 500 का।
उसमें से लड़के कितने हैं 230, और 230 लड़कों में से कक्षा 12 में कितने लड़के हैं 46 लड़के हैं कक्षा 12 में। कक्षा 12 में 46 लड़के हैं, तो ये कह रहा है कक्षा 12 के लड़के हों, उसकी प्रायिकता, एक लड़का अगर हम उठाएंगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, जो कि कक्षा 12 के ही हो, तो वो होगा 0.092%, या क्या कहते हैं इसको परसेंटेज में लिखना चाहो तो 9.2%। यही इसका आंसर हो गया। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, फिर अब इस अगले वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको आराम से समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, क्या कहते हैं, जो लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, और कुछ ही दिनों में, मतलब अभी हफ्ते 2 हफ्ते में आपको एक सूचना मिल जाएगी कि क्या कहते हैं, लाइव की सूचना मिल जाएगी कि मतलब लाइव पढ़ाया जाएगा, कब से कब, वो उसका टाइमिंग फिक्स कर दिया जाएगा, तो आप लाइव पढ़ सकेंगे। ठीक, तो उसकी जल्द ही आपको उसकी वो दी जाएगी, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ठीक, तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए और लाइव मिलते हैं, फिर हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो अपलोड करने की दिक्कत नहीं रहेगी। जो लेट में वीडियो अपलोड हो रहा है, ये कारण यही है। ठीक, पहले क्या होता है, पहले वीडियो बनता है, फिर एडिट होता है, फिर उसको बाद अपलोड किया जाता है, इसमें काफी टाइम लग जाता है। और उसमें क्या होगा, लाइव होगा, 1 घंटे पढ़ा, 1 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा और बराबर मिलता जाएगा उसमें। लाइव वाले में ये समस्या रहेगी, और फिर आप कोई भी क्वेश्चन जो भी होगा आप तुरंत पूछेंगे तो आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। अब इसमें है, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, तब आपको पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही। तो आपको जो कहीं भी दिक्कत होगी तो उस लाइव में आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो पूछ लेंगे तो आपका वहीं पे तुरंत निदान हो जाएगा। ऐसे में क्या है कि आपको फोन करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, उसके लिए हमको क्या कहता है, अलग से टाइम देना पड़ता है, तो वो अलग से टाइम नहीं लगेगा, फिर आपको यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ समझाने के लिए कि ये सब आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर लाइव के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए, और आपको नंबर तो बताया ही है, नहीं तो एक बार दूसरा नंबर लिख लीजिए, ये जिससे व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ये नंबर है, क्या कहते हैं, 78 39 89, ये 89 560, ये ऐसे है, 78 39 98 85 560, ये नंबर है। इस पे क्या कहते हैं, आप व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइए। ये इस ग्रुप का नाम है, वही जो चैनल का नाम है वही इस ग्रुप का नाम भी है। ठीक, तो आप इस पे मैसेज करके जुड़ सकते हैं, और जिनको भी लाइव पढ़ना हो सबको भेज दीजिए और जुड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, किसी फालतू व्यक्ति को मत जोड़िएगा कि जो उसमें आके अपना दूसरा ज्ञान बांटने लगे। दूसरा ज्ञान नहीं बांटना है इसमें, इसमें केवल पढ़ाई की बात होगी, और ज्यादा बात होगी तो मैं उसको प्राइवेट कर दूंगा। ठीक, तो चलिए फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ग्रुप से भी जोड़िए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। ठीक, चलिए फिर, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।